तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप पाएंगे कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग एक दूसरे से ठीक रिवर्स होती हैं। अब वो रिवर्स किस सेंस में होती हैं वो हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही कि हमें पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्चुअल में होती क्या है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो इसमें 4 लीगेंड्स होते हैं, और 4 लीगेंड्स जो हैं इसको हमने दिखाया हुआ है कि जैसे ये क्यूब आपके सामने है एक, और क्यूब में ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो किया गया है। तो क्यूब में आप लोगों को पता होगा कि 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो ये जहाँ पर ये कॉर्नर्स दिखाए गए हैं, अगर मैं यहाँ पर एक आपके सामने तो खैर बना ही हुआ है, तो ऑपोजिट कॉर्नर्स पर लीगेंड होते हैं इसमें। जैसे कि अगर हम ये जो सामने क्यूब बना हुआ है आपके, अगर हम इसमें फेसेस देखें, ये भी आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर 6 फेसेस होती हैं। तो ये जो आप टॉप फेस देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो वाली जो टॉप फेस है जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये जो टॉप फेस है इसके ऑपोजिट कॉर्नर्स पर 2 लीगेंड्स हैं। और ठीक इससे नीचे वाली यानी जो इसकी ऑपोजिट फेस है, जो इसके ठीक सामने वाली फेस है, उसके जो फेसेस हैं और उसके जो कॉर्नर्स हैं उसके भी ऑपोजिट कॉर्नर्स पर लीगेंड है। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो ऑपोजिट कॉर्नर्स आपने ऊपर लीगेंड में शो किए, मतलब लीगेंड्स को जिन ऑपोजिट कॉर्नर्स पर शो किया हुआ है, नीचे वाली फेस में उसके दूसरे वाले जो ऑपोजिट कॉर्नर्स होंगे वहाँ पर आपको ये जो लीगेंड्स हैं वो शो करने हैं, ठीक है। और तो ये 4 लीगेंड्स जो हैं वो 4 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं टेट्राहेड्रन की। अब टेट्राहेड्रन से क्या मतलब है? टेट्राहेड्रन मतलब होता है जहाँ पर हमें 4 ट्रायंगुलर फेस देखने को मिले। देखिए, अगर हम ड्रॉ करना चाहें टेट्राहेड्रन को किस तरह से शो कर सकते हैं, ये इसी तरह से शो कर रखा है। सेंटर में हमने मेटल एटम को ले रखा है, यहाँ सेंटर में मेटल एटम है, और 4 कॉर्नर्स जो हैं वो लीगेंड्स हैं। तो ये एक लीगेंड हुआ, यहाँ पर एक लीगेंड, ये लीगेंड और ये लीगेंड। तो यही ज्योमेट्री तो आपकी यहाँ पर भी बन के आ रही है। अगर हम इस मेटल से देखें, मेटल से एक लीगेंड हमने इधर शो कर रखा है, फिर एक लीगेंड ये है, फिर एक लीगेंड ये है, और एक लीगेंड ये है। तो बिल्कुल ऐसी ही ज्योमेट्री। तो इसमें 4 ट्रायंगुलर फेसेस कैसे बनेंगी वो हम देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं इसको लीगेंड नंबर 1 लिखूँ, यहाँ पर ये लीगेंड नंबर 2 लिख दूँ, और लीगेंड नंबर ये 3 हो जाए, और यहाँ पर लीगेंड नंबर 4 हो जाए, तो पहली ट्रायंगुलर फेस अगर हम देखें तो वो 1, 2 और 3, यानी लीगेंड नंबर 1, 2, 3 को अगर हम एक दूसरे से ज्वाइन कर दें तो क्या हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो लीगेंड नंबर 1 को 2 से मिलाया, 2 को 3 से मिलाया, और 1 को भी अगर मैं 3 से मिला दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ये इस तरह से मैं मिला के दिखा सकी, डॉटेड लाइन से मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ ये। तो इस तरह से ये एक ट्रायंगुलर फेस बनी। तो अगर हम इस क्यूब पे देखें तो 1, 2 और 3 से एक ट्रायंगुलर फेस बनेगी। फिर दूसरी फेस दूसरी ट्रायंगुलर फेस बनेगी 2, 3 और 4 को मिला के। फिर तीसरी ट्रायंगुलर फेस बनेगी 3, 4 और 1 को मिला के, और चौथी ट्रायंगुलर फेस बनेगी लीगेंड नंबर 4, 1 और 2 को मिलाकर। तो इस तरह से 4 ट्रायंगुलर फेसेस जो है यहाँ पर बन के आती हैं। तो ये तो हमने क्यूब में दिखा दिया कि हम कैसे टेट्राहेड्रन को शो कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें यहीं पर आपने ये भी देखा हुआ है कि यहाँ पर एक्सिस भी दिखाई हुई है। तो ये एक्सिस कैसे हैं? जैसे जो ये एक्स एक्सिस है, जैसे आप ये एक्स एक्सिस देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये जो ऊपर वाली फेस जिसको मैंने रेड से बनाया था, जिस पर लीगेंड नंबर 1 और लीगेंड नंबर 2 है, और जो ये नीचे वाली फेस है जिसमें लीगेंड नंबर 3 और लीगेंड नंबर 4 है, तो इस फेस के ये बीच में से होके जा रही है। तो आप क्यूब को इमेजिन कीजिए, और क्यूब तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो आप बस ये इमेजिन कीजिए कि नीचे वाली फेस से वो ऊपर वाली फेस के मिडिल में होती हुई जा रही है, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस क्या है? ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, ये वाली जो फेस है, ठीक है, ये जो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर दिखा रहे हैं, ये और ये जो यहाँ से, ठीक। और इसके राइट हैंड साइड पर जो फेस है, यानी ऑपोजिट फेसेस जो हैं, बस हमें वो दिखानी है। तो ये यहाँ पर शो किया, मतलब ये पूरा का पूरा जो यहाँ से और ये पूरा। तो
जिस पर लीगेंड नंबर 1 और लीगेंड नंबर 4 हैं, एक तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली, जिस पर लीगेंड नंबर 2 और लीगेंड नंबर 3 है, तो इनके बीच में से होकर जा रही है ये, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस है। वाई एक्सिस कैसे जा रही, तो एक्स और जेड एक्सिस जो है वो स्क्रीन के प्लेन में ही है, ठीक है। आपकी जो स्क्रीन है, मोबाइल पे देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं जो भी, और जो ये वाई एक्सिस है ये स्क्रीन से बाहर की साइड आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। यानी ये फेस कैसे, मतलब ये एक्सिस कैसे पास हो रही है, जो फ्रंट फेस है, ये फ्रंट फेस देख रहे हैं जिस पर लीगेंड नंबर 1 और ये लीगेंड नंबर 3 है, ये वाली जो फेस हुई, मतलब ये जिसको कि मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ, और ये जो फ्रंट फेस यहाँ पर ड्रॉ हुई, और जो बैक फेस है, बैक फेस जिस पर लीगेंड नंबर 2 और लीगेंड नंबर 4 है, ये हो गई हमारी बैक फेस। यहाँ से और ये, तो जो ये फ्रंट और बैक फेस है इसके मिडिल में से होती हुई जा रही है, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि ये स्क्रीन से बाहर की साइड निकल रही है। तो ये 3 एक्सिस यहाँ पर शो कर रखी है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर ये पाएंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लीगेंड्स हैं वो एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है। देख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस पर आपको कोई लीगेंड जो है दिखाई नहीं देगा, ना आपको जेड एक्सिस पर कोई लीगेंड दिख रहा है, ना ही वाई एक्सिस पर कोई लीगेंड दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर क्या होते हैं, लीगेंड्स जो है वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं लीगेंड नंबर 2 जो है वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, ऐसे लीगेंड नंबर 3 भी एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। हर लीगेंड जो है वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पर। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में पहला डिफरेंस यही होगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लीगेंड जो है वो एक्सिस के बीच में, या हम कह सकते हैं कि प्लेन में प्रेजेंट है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लीगेंड जो है वो एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब इससे होगा क्या, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्योंकि लीगेंड एक्सिस पर प्रेजेंट थे, तो दो तरीके के हमने डी ऑर्बिटल्स पढ़े थे ना, एक एक्सियल ऑर्बिटल्स थे और दूसरे प्लानर ऑर्बिटल्स थे। और एक्सियल ऑर्बिटल से हमारे कौन कौन से ऑर्बिटल्स आ रहे थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और प्लानर में हमारे कौन से आ रहे थे, जो हमारे बाकी के 3 ऑर्बिटल्स थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है। तो दो तरीके के ऑर्बिटल थे। अब एक्सिस पर जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब लीगेंड्स एक्सिस पर आ रहे थे, तो एक्सियल ऑर्बिटल्स ठीक उनके सामने पड़ रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि एक्सियल ऑर्बिटल्स लीगेंड से बहुत ज़्यादा रिपल्शन फील कर रहे थे, और इसलिए एक्सियल ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी थी वो ज़्यादा इंक्रीज हो जा रही थी, और प्लानर ऑर्बिटल से रिपल्शन क्योंकि कम था, तो इसलिए प्लानर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जा रही थी। और एक्सियल ऑर्बिटल्स का ग्रुप हमारा क्या बन के आ रहा था, वो हमारा बन के आ रहा था ईजी ग्रुप्स, और प्लानर में T2G ग्रुप, ठीक है। तो वहाँ पर स्प्लिटिंग भी ऐसे ही हो रही थी कि ईजी ग्रुप की एनर्जी ज़्यादा और T2G की कम। अब टेट्राहेड्रल में क्या है, टेट्राहेड्रल में लीगेंड क्योंकि प्लेन में प्रेजेंट है, तो जब प्लेन में प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है प्लानर ऑर्बिटल से उनका रिपल्शन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लानर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी और एक्सियल की कम हो जाएगी। तो इसलिए इसका रिवर्स ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा जो हम यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि T2G की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और EG की जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। बस इतना। तो दोनों में ये डिफरेंस है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि पहला तो यही कि वहाँ पर लीगेंड जो है वो एक्सिस पर प्रेजेंट थे, यहाँ पर लीगेंड प्लेन में प्रेजेंट थे। वहाँ पर एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जा रही थी, यहाँ पर प्लानर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। लेकिन हाँ ये बात है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोई भी ऑर्बिटल लीगेंड के ठीक सामने नहीं आता, बिल्कुल फेस टू फेस रिपल्शन नहीं मिलता यहाँ पर, क्योंकि देखिए प्लेन जो है वो काफ़ी बड़ा हिस्सा है, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पर ये एक्स एक्सिस दिखा रखी है, और जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इनके बीच का जो हिस्सा हुआ, मतलब जो पोर्शन हुआ, या एक्स और जेड एक्सिस है, इसके बीच का जो पोर्शन हुआ वो प्लेन हो गया। अब प्लेन में जैसे हमने ये लीगेंड नंबर 2 दिखा रखा है, ठीक है, और प्लानर ऑर्बिटल्स भी यहीं कहीं प्लेन में, सपोज मैं यहाँ पर कहीं बना देती हूँ, ये प्लानर ऑर्बिटल है कोई भी, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि ये बिल्कुल फेस टू फेस हो, क्योंकि इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस हम अभी दिखाएंगे
आगे आने वाले स्लाइड्स में। तो यहाँ पर बिल्कुल फेस टू फेस रिपल्शन हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये डिफरेंस है ऑक्टाहेड्रल से और टेट्राहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में क्योंकि एक्सिस पर ही लिगेंड्स हैं और एक्सिस पर ही हमारे जो ये एक्सियल ऑर्बिटल्स भी हैं, तो वहाँ पर तो क्या होता है, फेस टू फेस रिपल्शन होता है। यहाँ पर प्लानर ऑर्बिटल्स ज़्यादा रिपल्शन फील तो करेंगे इन कंपैरिजन टू एक्सियल, क्योंकि लिगेंड भी प्लेन में है और T2G ग्रुप वाले ऑर्बिटल्स भी प्लेन में है, लेकिन प्लानर ऑर्बिटल्स का भी फेस टू फेस रिपल्शन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी डी ऑर्बिटल उन लिगेंड्स के ठीक आमने सामने नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेंगे इसमें नेक्स्ट स्लाइड में। तो यही सारी चीज़ें जो हैं इस नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन की गई हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इस ज्योमेट्री से हमें क्या चीज़ मालूम पड़ी कि इट इज़ क्लियर दैट लिगेंड अप्रोच द सेंट्रल मेटल एटम इन बिटवीन द एक्सिस, यानी एक्सिस के बीच में से, यानी प्लेन में से आ रहे हैं। ठीक है, प्लेन पर प्रेजेंट है और सेंट्रल मेटल एटम को वहाँ से अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या है कि देयरफॉर नन ऑफ द डी ऑर्बिटल्स पॉइंट एग्जैक्टली टूवर्ड्स द लिगेंड्स। यही बात जो मैं आपको समझाने चाह रही थी कि कोई भी डी ऑर्बिटल जो है एग्जैक्टली ठीक सामने नहीं आ पा रहा है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि जो 3D ऑर्बिटल्स हैं, यानी जो हमारे प्लानर ऑर्बिटल्स हैं, कौन से, DXY, DYZ और DZX, आर पॉइंटिंग क्लोज टू द डायरेक्शन इन विच लिगेंड्स आर अप्रोचिंग। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो ये प्लानर ऑर्बिटल्स हैं ये लिगेंड्स के पास में हैं, लेकिन फेस टू फेस रिपल्शन या बिल्कुल ठीक सामने नहीं है उसके। और क्या कह सकते हैं कि वाइल द टू ऑर्बिटल्स, कौन से, जो हमारे एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, आर लाइंग इन बिटवीन द मेटल लिगेंड बॉन्ड एक्सिस। तो मेटल लिगेंड बॉन्ड एक्सिस क्योंकि प्लेन में बन रही है, तो प्लेन के बीच में यानी एक्सिस पर जो है हमारे dx² - y² और dz² ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, तो प्लेन में ही हमारे ऑर्बिटल्स हैं और प्लेन में ही हमारे लिगेंड, तो इसलिए प्लानर ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है मतलब प्लानर ऑर्बिटल्स जो हैं वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे, जिससे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, द एनर्जी ऑफ 3 T2G ऑर्बिटल्स, ये जो T2G ऑर्बिटल्स आगे लिखे हुए हैं, इंक्रीजेस, इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी किनके कंपैरिजन में, जो हमारे एनर्जी है 2 EG ग्रुप्स की। और क्यों बढ़ जाएगी, इट इज़ बिकॉज द T2G ऑर्बिटल्स experience much more repulsion by the ligands as compared to that experienced by EG orbitals। तो EG orbitals जो repulsion feel कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में T2G ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे, क्योंकि EG ग्रुप के कंपैरिजन में T2G ग्रुप के ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के ज़्यादा पास में हैं, बस फेस टू फेस नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। Thus, the d orbitals split into 2 groups but in reverse order। तो ये रिवर्स ऑर्डर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये फिर से स्लाइड चेंज हुई, तो रिवर्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, अब इसी को हम फिर डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अच्छा, डायग्राम को समझने से पहले बस इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि सिंस द डी ऑर्बिटल्स डू नॉट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द लिगेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, बस उसके पास में है प्लानर ऑर्बिटल्स, डायरेक्टली तो है ही नहीं, बिल्कुल सामने सामने नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इज मच लेस एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग। तो इसलिए हमें जो है यहाँ पर स्प्लिटिंग जो है वो कम देखने को मिलती है। मतलब जो डेल्टा की वैल्यू होगी या 10dq की वैल्यू होगी, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में काफ़ी कम देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ ऑक्टाहेड्रल के केस में जो रिपल्शन था वो बहुत ज़्यादा था, वहाँ पर फेस टू फेस रिपल्शन था, तो इसलिए वहाँ पर इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा था डी ऑर्बिटल्स का और लिगेंड्स का, और उस इंटरेक्शन की वजह से वहाँ पर स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा कॉज हुई। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ मतलब इसको अगर थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूँ तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मैंने बना दिया, ये मतलब ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग हमने ऐसे दिखाई, तो टेट्राहेड्रल में हम स्प्लिटिंग बस इतनी ही दिखा सकते हैं। मतलब अगर डायग्राम से थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो यहाँ पर ऊपर T2G ग्रुप होगा और EG ग्रुप होगा। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको तो हम 10dq या डेल्टा बोलते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में ये स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए डेल्टा O जो है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो एनर्जी डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा T से शो करते हैं, T फॉर टेट्राहेड्रल, ये स्प्लिटिंग बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाता लिगेंड का ऑर्बिटल्स के साथ। ठीक, अब इसी को हमने डायग्राम से शो किया है। तो सबसे पहले हमने
डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स दिखा रखे हैं इन फ्री आयन, यानी कि जब तक लीगेंड्स ने इनको अप्रोच नहीं किया है तो सबके सब इक्वल एनर्जी के हैं, डीजेनरेट हैं, ठीक। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे लीगेंड्स फ्री इस आयन को अप्रोच करना, यानी मेटल एटम को या मेटल आयन को अप्रोच करना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे लीगेंड्स जो हैं डी ऑर्बिटल के पास आएंगे तो डी ऑर्बिटल इन सबकी एनर्जी जो है एक साथ हमने इंक्रीज होती हुई दिखाई है। ये एक हाइपोथेटिकल क्राइटेरिया है, मतलब हमने सिर्फ ऐसा इमेजिन किया है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये बन के आती है हमारी स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। अब ये स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी। इसका मतलब होता है कि मेटल के जो चारों तरफ लीगेंड्स हैं वो इससे इक्वल डिस्टेंस पर है और मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं इन लीगेंड से इक्वली रिपेल्ड हो रहे हैं। पांचों ऑर्बिटल्स बिल्कुल एक जैसा रिपल्शन फील कर रहे हैं, और क्योंकि वो रिपल्शन फील कर रहे हैं और एक जैसा रिपल्शन फील कर रहे हैं इसलिए उन सब की एनर्जी जो है वो बढ़ जा रही है। हालांकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लानर ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे और एक्सियल थोड़ा सा कम, लेकिन बस ये हमने थोड़ा सा मान लिया है कि ये स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड वहाँ पर बन के आया है जिसमें सारे लीगेंड्स इक्वल डिस्टेंस पर है और वो इक्वली रिपेल्ड हो रहे हैं मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से, ठीक। और ये जो एवरेज एनर्जी हमने यहाँ मान लिया इनकी कि सबकी कुछ ना कुछ, मतलब इस समय जो एनर्जी इंक्रीज होके जो ये पोजीशन आई है, यानी कि जो स्टेट आई है एवरेज एनर्जी वाली, इसी को हम यहाँ पर बेरी सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। कि बेरी सेंटर पर ये वाली कि सबकी एनर्जी जो एक साथ बढ़ के आई है, बस इस स्टेज को हम बेरी सेंटर बोल रहे हैं, यानी कि जब उनमें स्प्लिटिंग नहीं हुई है, ठीक है। इसलिए हमने इसको नो स्प्लिटिंग स्टेट भी लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या, एक्चुअल में तो ऐसा है नहीं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्लानर ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा रिपल्शन फील करते हैं क्योंकि लीगेंड्स भी प्लेन में प्रेजेंट है और जो T2G ग्रुप वाले हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो भी प्लेन में प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा, जो T2G ग्रुप था उनकी एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी और जो EG ग्रुप था उनकी एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी। अब आप एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ T2G लेकिन यहाँ पर G कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ T2 लिखा हुआ है और यहाँ पर E लिखा है। तो टेट्राहेड्रल के केस में हम हमेशा G को ड्रॉप कर देते हैं, G नहीं लिखेंगे। G का मतलब मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, G फॉर होता है जिरेड इसको बोलते हैं, या जर्मन एक्चुअली वर्ड है, तो जर्मन प्रोनाउंसिएशन में हम इसको गिराडे बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जिन भी कॉम्प्लेक्सेस में अगर हमें कहीं पर भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन, या हम जिसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई दे, वहाँ पर हम जी वर्ड को यूज, जी अल्फ़ाबेट को हम यूज़ करेंगे। तो क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम सारे लीगेंड्स सेम लें तो यहाँ पर हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी। ये सारे लीगेंड्स हैं कि अगर हम सेंटर से ऊपर की तरफ गए तो हमें सेम लीगेंड मिला, और नीचे की तरफ गए तो भी हमें सेम लीगेंड मिला, इधर गए तो सेम लीगेंड मिला, इधर भी गए तो सेम लीगेंड मिला, इधर जाएंगे तो सेम और इधर जाएंगे तो सेम। तो क्योंकि हमें अगर हम सपोज यहाँ से एक लीगेंड से लीगेंड नंबर 1 समझ लीजिए और लीगेंड नंबर इसको 4 समझ लीजिए, अगर लीगेंड नंबर 1 से एक लाइन ड्रॉ करें जो सेंटर से होती हुई जा रही है तो हमें इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम लीगेंड मिल रहा है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन से हमारा यही मतलब होता है। तो जहाँ पर सेंटर ऑफ इन्वर्जन है उसके लिए हम जी यूज़ करते हैं। अब क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर मैं अभी आपके सामने बनाया भी था, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अगर आप देखें सपोज ये लीगेंड है, तो अगर हम लीगेंड से मेटल सेंटर की तरफ चले तो हमें, और सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पर हमें कोई लीगेंड नहीं मिल रहा है। इस लीगेंड से भी अगर हम इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन चलेंगे तो हमें कोई लीगेंड नहीं मिल रहा है। तो ऐसे इधर चलेंगे तो हमें कोई लीगेंड नहीं मिलेगा, इधर की साइड आएंगे तो हमें कोई लीगेंड नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इसलिए हम जी यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये T2 और ये E ग्रुप हो गया है यहाँ पर। तो ये इसमें 3 प्लानर ऑर्बिटल है और यहाँ पर तीनों एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, ठीक। अब यहाँ पर और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है T2 और E के बीच का डिफरेंस, उसको हम 10dq या डेल्टा T से, T फॉर टेट्राहेड्रल, इससे शो करते हैं, ठीक। और बेरी सेंटर जो हमारी ये जो हमने एवरेज एनर्जी मानी थी, जो बेरी सेंटर है, बेरी सेंटर से अब इन ऑर्बिटल की एनर्जी, क्योंकि इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज कर गई है तो हमने इसके लिए प्लस साइन लगाया, और इन 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी इस बेरी सेंटर से डिक्रीज कर गई है तो हमने यहाँ पर माइनस साइन लगाया। और बस ये 4dq लिख सकते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, यानी कि बेरी सेंटर से T2 तक का डिफरेंस हमारा, अगर हम डेल्टा टी के कंसर्न में लिखेंगे तो 0.4 डेल्टा टी, और dq के कंसर्न में लिखेंगे तो 4dq। और नीचे बेरी सेंटर से क्योंकि E की जो एनर्जी डिक्रीज हुई है इसलिए हम इसको -0.6 या फिर 6dq लिख सकते हैं।
और ये 6 और 4 कहाँ से आया है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम ये कह सकते हैं कि 10 DQ के कंपैरिजन में, मतलब 10 DQ का 60% इनकी एनर्जी डिक्रीज हुई है ई वालों की, और इनकी 40% डिक्रीज हुई है। तो ये 60 और 40 कहाँ से आया, ये सब मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जब समझाऊंगी तब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 10 DQ का 60% कैसे निकाल सकते हैं, या डेल्टा टी का 60% निकालेंगे तो 0.6 आएगा, और 10 DQ का 60% निकालेंगे तो 6 आएगा, और ऐसे ही 40% निकालेंगे डेल्टा टी का तो 0.4 आएगा, और 10 DQ का 4 आएगा। बस आपको 4 और 6 लिखना है, उसके बाद माइनस और पॉजिटिव सिर्फ इतना शो कर रहे हैं कि ये डिक्रीज इन एनर्जी है माइनस, और प्लस जो है वो इंक्रीज इन एनर्जी है। तो इस तरह से हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में शो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद इसमें हम अब यहाँ पर देखेंगे कि इनमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होती है। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पिछली बार भी हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कंसर्न में जब दिखाया था, वहाँ पर बताया था कि वहाँ हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन। क्यों हाई स्पिन है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि डेल्टा टी जो है बहुत स्मॉलर होती है इन कंपेरिजन टू डेल्टा ओ। वहाँ डेल्टा ओ में अगर हम स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा शो कर, डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और डेल्टा टी की वैल्यू उसके कंपैरिजन में कम है, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड और ऑर्बिटल का इंटरेक्शन बहुत डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, ठीक। और दूसरी चीज़ क्यों है ऑलवेज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी। तो जो ये डेल्टा टी है या 10 DQ जिसको हम बोल रहे हैं, ये हमेशा पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। तो पेयरिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पर पेयर अप नहीं हो पाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो अनपेयर्ड ही रहते हैं। तो जब वो अनपेयर्ड रहते हैं तो इसलिए हमें वहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि स्ट्रॉन्ग लीगेंड फील्ड जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग लीगेंड जो होंगे वो बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग कॉज करते हैं। तो ये डेल्टा ओ हम दिखा सकते हैं, यानी ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग लीगेंड फील्ड बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग कॉज करें तो ये वैल्यू भी बहुत ज़्यादा आ रही है। टेट्राहेड्रल के केस में ये स्प्लिटिंग काफ़ी कम हो जाती है, तो कम हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर वीक लीगेंड्स ही यहाँ पर काम करते हैं, यानी कि वीक लीगेंड कॉम्प्लेक्सेस ही हमें देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग लीगेंड यहाँ पर मिलते नहीं है बहुत। तो ये इसीलिए यहाँ पर इनको हम कह सकते हैं कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है। और हाई स्पिन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम है, और ये पेयरिंग एनर्जी से भी बहुत कम होती है और हमेशा ही कम रहती है, ठीक। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस यहाँ देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमने ईजी ऑर्बिटल्स, यहाँ पर क्या होता है, ईजी ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे नीचे होते हैं, और T2G ऑर्बिटल्स जो हैं ऊपर होते हैं। तो T2G के लिए मैंने यहाँ पर 3 डैश बना दिए हैं, 3 ऑर्बिटल्स, और EG के लिए 2। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस टेबल में भी EG के लिए हमने 2 कॉलम बनाए हुए हैं और T2G के लिए हमने 3 कॉलम बनाए हुए हैं। तो D1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, D1 इलेक्ट्रॉन तो लोअर एनर्जी में, ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल है जो हमारा T2G ग्रुप है, और जो EG ग्रुप है वो हमारा लोअर एनर्जी। तो लोअर एनर्जी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अगर D1 कॉम्प्लेक्स हुआ, और उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर D2 कॉम्प्लेक्स हुआ, यानी D में 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो पहला इलेक्ट्रॉन हम इस वाले ऑर्बिटल में भरेंगे और दूसरा भी EG में ही जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी ये मतलब खुला हमने हुन्स रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग करनी है, और हुन्स रूल ये बोलता था कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं पहले वो सिंगली फिल्ड होंगे, यानी सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। अगर D3 है तो D3 अगर हुन्स रूल लगाएंगे तो हम तो D3 में 3 को क्या कर देंगे, यहीं पर पेयर अप कर देंगे। लेकिन क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज हाई स्पिन होते हैं, यहाँ पर सिर्फ वीक लीगेंड ही काम करता है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड काम ही नहीं करेगा। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मैंने आपको बताया भी था, आपको क्या ध्यान रखना है, HW। तो वीक लिगेंड यहाँ पर आते हैं, और हाई स्पिन, हाई मीन्स ऊपर, हाई ऊपर जाना है आपको, बस इतना ध्यान रखिएगा कि लिगेंड जब थर्ड नंबर इलेक्ट्रॉन जब तीसरा आएगा उसको पेयर अप नहीं करना, वैसे भी पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर पेयर अप तो करेंगे नहीं, तो ये ऊपर जाएगा यानी T2G ऑर्बिटल में जाएगा। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, H का मतलब हाई स्पिन, W का मतलब वीक लिगेंड, और हाई शब्द से आप इतना ध्यान रखिएगा कि लिगेंड को हमें इलेक्ट्रॉन को हमें ऊपर ले जाना है, हाई ले जाना है, ये सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है। अब D4 तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अब कितने हो जाएंगे, ये 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्योंकि अभी T2G ऑर्बिटल्स हमारे पास खाली हैं, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। फिर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी T2G ऑर्बिटल अभी एक है तो यहाँ पर फिलिंग हो जाएगी उसकी भी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 हो जाएंगे। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड मिल जाते हैं।
अब जब 6 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए तो मजबूरी है, उसे तो नीचे पेयर अप होना ही पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 5th इलेक्ट्रॉन जैसे आया उसे आप T2G ग्रुप में नहीं डालेंगे, सीधा EG ग्रुप में डालेंगे। तो EG ग्रुप में आप पेयरिंग दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने EG ग्रुप में ये पेयरिंग दिखा रखी है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 4, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। फिर 7th इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 6 की हमने पेयरिंग दिखा दी थी ऑलरेडी। अब 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा यानी EG में जाएगा, जिसको मैं यहाँ पर भी दिखा सकती हूँ। फिर हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 रह जाएंगे। उसके बाद 8th इलेक्ट्रॉन आया। अब 8th इलेक्ट्रॉन के नीचे EG हमारा कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, तो अब वो ऊपर T2G में जाएगा, तो हम इसको T2G में शो कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ यहाँ पर हमने T2G में दिखा भी दिया और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे रह गए। फिर 9 आ गया, फिर और उसी तरह से फिर 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा हाई स्पिन होते हैं, क्योंकि इनमें डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम होती है और वो पेयरिंग एनर्जी से भी हमेशा कम रहती है। तो अगर आती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो आपको बस यहीं तक उसमें लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैं सिर्फ आपको एक नेक्स्ट अलग से क्वेश्चन कराऊंगी। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जो हम शो करेंगे अगर एग्जाम में आएगी तो आप सिर्फ यहीं तक लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें स्प्लिटिंग आखिर इतनी स्मॉल है क्यों ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में, तो उसका रीजन क्या है। तो कई बार क्योंकि ये रीजनिंग क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये आपको शो करना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग ज़्यादा है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कम क्यों है। तो उसके 2 रीजन्स हैं। पहला रीजन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ लीगेंड्स आर 2/3 of the octahedral complex, therefore the splitting of the d orbitals is also 2/3। मतलब क्या हुआ इसका कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपको पता भी है, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि वहां पर हमारे पास 6 लीगेंड्स होते हैं, ठीक है, और टेट्राहेड्रल में कितने होंगे, खाली 4 लीगेंड्स। तो 4 लीगेंड्स का इंटरेक्शन 6 लीगेंड्स के इंटरेक्शन से थोड़ा सा कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा लीगेंड्स होंगे उनका ऑर्बिटल के साथ उतना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, जितने कम लीगेंड्स उनका कम इंटरेक्शन। तो क्योंकि यहाँ पर लीगेंड्स का नंबर ही कम हो गया है, और कितना कम हो गया है, 6 का अगर हम 2/3 निकालें, 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आंसर 4 ही तो आएगा। ये 3 2 जा 6 और ये 2 2 जा 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लीगेंड्स ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में खाली 2/3 रह गए हैं, इसलिए स्प्लिटिंग भी तो उसी हिसाब से कम हो जाएगी। तो ये 2/3 स्प्लिटिंग यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी। तो एक रीजन तो ये हुआ कि यहाँ पर नंबर ऑफ लीगेंड्स कम है। अब दूसरा रीजन हम देख लेते हैं। दूसरे रीजन के लिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि none of the ligands point directly towards any of the 5d orbitals। ये बात मैंने आपको अभी बताई भी, क्योंकि यहाँ पर ligands जो हैं वो प्लेन में प्रेजेंट हैं। हालांकि प्लानर ऑर्बिटल्स ज़्यादा रिपल्शन फील कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू एक्सियल ऑर्बिटल्स, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि वो सामने सामने रिपल्शन नहीं है, फेस टू फेस रिपल्शन, जो कि ऑक्टाहेड्रल में देखने को मिल रहा था। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में एक्सिस पर ही लीगेंड्स थे और एक्सिस पर ही हमारे ऑर्बिटल्स थे, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा रिपल्शन था, वहाँ पर ज़्यादा इंटरेक्शन था। तो इस यहाँ पर उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, तो देयरफॉर स्प्लिटिंग इज रिड्यूस्ड बाय रफली 2/3। तो यहाँ पर भी स्प्लिटिंग जो है 2/3 डिक्रीज कर जाती है। अब वो 2/3 कैसे डिक्रीज कर रही है उसको भी मैं अभी आपको आगे समझा दूंगी। तो अभी फिलहाल देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो जो ये प्लानर ऑर्बिटल्स हैं यानी जो T2G ग्रुप है, DXY, DYZ और DZX, ये ऑर्बिटल्स तो 45 डिग्री पर प्रेजेंट हैं। जैसे ऑक्टाहेड्रल में अगर मैं यहाँ दिखाऊं, ये हमारी एक्सिस है, एक्सिस के बीच में ही तो हमारे यानी प्लेन में ही तो हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं। तो ये सारे डी ऑर्बिटल्स जो प्लानर ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि लीगेंड्स, अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करूँ, लीगेंड्स हमारे एक्सिस पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही एक्सिस दिखाई हैं, हालांकि 3 एक्सिस होती हैं, तो मैंने सिर्फ 2 दिखाई हैं सिर्फ बताने के लिए। तो लीगेंड से इनका जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ले लें चाहे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ले लें। तो यहाँ पर हम ये दिखा, दैट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लीगेंड्स। तो इसका मतलब लीगेंड से वो इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसलिए दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में ईच लीगेंड रिपेल दीज ऑर्बिटल इन इक्वल अमाउंट। तो दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में हर लीगेंड जो है इन ऑर्बिटल्स को इक्वल अमाउंट में ही जो है रिपेल कर रहा है। अच्छा, लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या है, द लीगेंड्स अप्रोच डायरेक्टली टू dx² - y² एंड dz², क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लीगेंड्स एक्सिस पर प्रेजेंट है और ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं वो भी एक्सिस पर प्रेजेंट है, तो इनको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं लीगेंड्स जो होते हैं, एंड रिपेल देम
स्ट्रांगली और वहाँ पर बहुत स्ट्रांग रिपल्शन होता है, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इन लीगेंड से √2a/2, जिसको हम 0.7 लिख सकते हैं और जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2/3 होती है। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो ये एक्सियल ऑर्बिटल्स का डिस्टेंस है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो डिस्टेंस 2/3 कह सकते हैं इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, थोड़े से दूर हो जाते हैं वो, तो रिपल्शन इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। तो अब क्यों ये 2/3 या ये जो 0.71a वैल्यू है वो कैसे आई, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो इसलिए क्योंकि 2/3 जो है ये डिस्टेंस हो गया है दोनों के बीच में, ऑर्बिटल्स के बीच में, और ये तो इसलिए क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स जो हैं इन ऑर्बिटल्स को 2/3 टाइम्स रिपेल देन दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ इसका 2/3 ही इसको रिपेल कर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जितना रिपेल कर पा रहे थे उसका सिर्फ 2/3 टाइम्स ही लिगेंड जो है यहाँ पर रिपेल कर पाएंगे। तो यहाँ पर रिपल्शन यानी कि कम हो गया ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में, यहाँ पर रिपल्शन क्योंकि कम हो गया है इसलिए ये जो स्प्लिटिंग है वो भी कम हो जाएगी और टेट्राहेड्रल की वैल्यू भी, वो सॉरी जो डेल्टा टी की वैल्यू थी वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर दो रीजंस की वजह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमें स्प्लिटिंग जो है वो कम देखने को मिलती है। तो ये वैल्यूज कैसे आई हैं ये मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, हमारे पास दो जो हैं टर्म्स आ जाएंगी 2/3 वाली। तो ड्यू टू दिस फैक्ट स्प्लिटिंग डिक्रीजेस बाय 2/3 इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि डिस्टेंस जो है 2/3 हो गया ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में। जितना ऑक्टाहेड्रल में जो एक्सियल ऑर्बिटल थे वो ज़्यादा पास में थे, यहाँ पर एक्सियल ऑर्बिटल थोड़ा सा दूर हो गए हैं, ठीक। तो डेल्टा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं कि डेल्टा ओ में एक 2/3 हमने क्यों लिखा हुआ है, एक 2/3 तो आ गया नंबर ऑफ लीगेंड्स की वजह से, तो स्प्लिटिंग थोड़ी सी कम हो गई, इसी वजह से 2/3 लीगेंड्स थे क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में। और एक 2/3 क्यों आया, क्योंकि हम जो डी ऑर्बिटल्स का डिस्टेंस जो हम दिखा रहे थे एक्सियल ऑर्बिटल्स का, वो भी 2/3 यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। तो ये रिलेशनशिप बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सिर्फ ये रिलेशनशिप को ही एक्सप्लेन करने को आता है। तो इसका मतलब यही है कि डेल्टा टी की वैल्यू जो होती है डेल्टा ओ में का मतलब 4/9 होती है, सिर्फ ऐसा दोनों में इक्वल नहीं हो पाती है, तो डेल्टा टी में बहुत कम हो जाती है डेल्टा ओ के कंपैरिजन। तो डेल्टा ओ का सिर्फ 4/9 स्प्लिटिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और उसका रीजन एक तो नंबर ऑफ लीगेंड्स की वजह से और दूसरा डिस्टेंस की वजह से। अब वो डिस्टेंस हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो पहले तो हम यही समझेंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो T2G ग्रुप है उसकी एनर्जी ज़्यादा क्यों है और EG की एनर्जी कम क्यों है। तो वो तो एक रीज़न, मतलब थियोरेटिकली तो हम समझ सकते हैं कि क्योंकि जो हमारे लीगेंड्स थे वो हमारे प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है, और प्लानर ऑर्बिटल्स भी हमारे यहीं पर प्रेजेंट है, तो और एक्सियल ऑर्बिटल्स हमारे इस एक्सिस पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लीगेंड्स के ज़्यादा पास कौन से हैं, प्लानर ऑर्बिटल्स। तो जो ज़्यादा पास होंगे वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे, इसलिए उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि डायरेक्ट रिपल्शन नहीं है क्योंकि बिल्कुल फेस टू फेस रिपल्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ है डिस्टेंस का भी। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक प्लानर ऑर्बिटल लिया है, ये बात जो मैं डी वाई जेड के लिए आपको समझा रही हूँ ये ही बात डी एक्स जेड और जो हमारा डी एक्स वाई ऑर्बिटल है दोनों के लिए लागू होगी। तो मैंने आपको सिर्फ एक ऑर्बिटल का एग्जाम्पल लेके यहाँ पर मैं समझा रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि एक्सिस हमने क्या मानी है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ऊपर जा रही है जो जेड एक्सिस है, और एक्स एक्सिस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। और ये जो डी वाई जेड ऑर्बिटल मैं कैसे बना सकती हूँ कि ये वाली जो एक्सिस हो गई ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, और जो ये वाली एक्सिस हो गई ये हमारी जेड एक्सिस हो गई, और वाई और जेड के बीच में जो प्लेन में जो प्लेनर एरिया हो गया वहाँ पर ये प्लानर ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो मैंने क्यूब बनाई हुई है और क्यूब की जो एज है, आप लोगों को पता एज क्या होती है, जो ये लाइनें हम खींच देते हैं ना, इन लाइनों को हम एज बोल देते हैं। तो क्यूब में 12 एजेस होती हैं, तो ये सब जो जितनी भी लाइंस हम यहाँ खींच रहे हैं वो सारी लाइन एजेस कहलाती है, और यहाँ पर हमने एज लेंथ जो है उसको ए माना है, सारी एजेस की लेंथ को हमने ए माना हुआ है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए इस वाले लोब पर जो हमारे प्लानर ऑर्बिटल्स होते हैं
टेट्राहेड्रल के केस में हम यहाँ देख रहे हैं कि वो एजेस को टच कर रहे हैं, मतलब ये जो क्यूब में अगर मैं वो शो करना चाहूँ कि क्यूब में ये प्लानर ऑर्बिटल्स हैं, तो क्यूब की आप देख रहे हैं क्यूब की एज को टच करते हैं प्लानर ऑर्बिटल्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एज को भी कहाँ पर टच कर पा रहे हैं, एज के बिल्कुल मिडिल में टच कर पा रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये वाला लोब जो है वो एज के मिडिल में टच कर रहा है इसको। तो एज की लेंथ कितनी थी a, और क्योंकि ये मिडिल में टच कर रहा है तो ये हो जाएगा a/2। तो अगर हम ये देखें, ये जो लीगेंड ब्लू कलर से जो दिखाएं वो लीगेंड्स हैं, तो लीगेंड से ऑर्बिटल का डिस्टेंस कितना हो गया, a/2। ठीक है, और जब ये डिस्टेंस a/2 है, a/2 को अगर हम सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा, 0.5a। तो यानी लीगेंड से इस ऑर्बिटल का डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर 0.5a है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये बात हम बाकी दोनों ऑर्बिटल्स के लिए भी कह रहे हैं, जो तीनों प्लानर ऑर्बिटल्स हैं, जो लीगेंड से इन ऑर्बिटल्स का डिस्टेंस है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो 0.5a होता है। अच्छा, अब हम बात करें एक्सियल ऑर्बिटल्स की, जिसमें हमने dz² का एग्जाम्पल लिया है, और यही बात जो है dx² - y² के लिए भी लागू होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो dz² ऑर्बिटल है ये फेस को मिडिल में टच कर, ये तो देख रहे हैं आप, ये वाली जो है हमारी ऊपर की फेस है। ठीक, और ऊपर की फेस में ये यहाँ पर बिल्कुल मिडिल में टच कर रहा है। ठीक है, और नीचे वाली फेस में भी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल मिडिल में ही इसको टच कर रहा है। तो अब यहाँ पर लीगेंड से अगर हमें ऑर्बिटल का डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ लीगेंड, जैसे कि मैंने दिखा भी रखा है, लीगेंड से हम इस वाले कॉर्नर पर आए, इस कॉर्नर से हम इधर गए, और अगर इन दोनों लीगेंड्स को मैं मिला दूं तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो है वो बन के आ गया। और क्योंकि ये और ये वाला एच दोनों 90 डिग्री पर प्रेजेंट है, तो इसको मैं इस तरह से भी दिखा सकती हूँ। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और यहाँ पर एक लीगेंड है और यहाँ पर एक लीगेंड है, ये देख रहे हैं। ये लीगेंड कहाँ पर आया, ये जो चीज बन के आई जो दो लीगेंड को मिला रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं या हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं। ये एक समकोण बन गया, यानी राइट एंगल बन गया। ये हमारा एरिया हो गया परपेंडिकुलर, ये जो एरिया मतलब एरिया से कह रही है, जो लाइन हो गई ये हमारी बेस की लाइन हो गई, और जो दो लीगेंड को मिला रही है ये हमारी कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो लीगेंड से इस लीगेंड से, यानी इस लीगेंड से ऑर्बिटल का डिस्टेंस सिर्फ मिड में है, दोनों लीगेंड से ये बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट है जो हमारा ऑर्बिटल है। ठीक है, अब हम ये अगर डिस्टेंस निकालें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो तो a है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक तो एज आ रही है, और यहाँ से यहाँ तक भी एज आ रही है, और एज लेंथ हमने a मानी हुई है, तो दोनों ही वैल्यू हमारी a हो जाएंगी, ये भी a हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी a हो जाएगा। और सपोज इस जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसको मैं x मान ले रही हूँ। ठीक, तो आप लोगों ने ज्योमेट्री में एक रिलेशनशिप पढ़ा हुआ होगा कि अगर हमें राइट एंगल के कर्ण की वैल्यू यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसको, हम लिखेंगे इसे x² = a² प्लस a², यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x² क्या हो जाएगा, 2a²। ठीक, फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2a²। अब a² का √a हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं √2 और a। ठीक, तो यानी x की वैल्यू हमारे पास √2a आई है। अब क्योंकि ये जो ऑर्बिटल यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये ऑर्बिटल क्योंकि इस कर्ण के यानी हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल मिडिल में टच कर रहा है, जो मैंने यहाँ पर दिखा भी रखा है, क्योंकि यहाँ पर टच कर रहा है तो ये x/2 है, और x की वैल्यू क्योंकि √2a है तो हम इसको डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। यानी डिस्टेंस लीगेंड से, इस वाले लीगेंड से या इस वाले लीगेंड से इस ऑर्बिटल का डिस्टेंस कितना हो गया, √2a/2। तो यही डिस्टेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो a √2/2 लिख दीजिए या √2a/2 लिख दीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे √2a/2 को, तो आंसर आपका आएगा 0.7a। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस आ रहा था, जो प्लानर ऑर्बिटल का लीगेंड से डिस्टेंस था वो था 0.5a, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है 0.7a। तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस ज़्यादा है 0.7a वाला, और ये डिस्टेंस कम है। तो जहाँ यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्लानर ऑर्बिटल्स लीगेंड के ज़्यादा पास में हैं, और जब लीगेंड के ज़्यादा पास में है तो ये ज़्यादा रिपल्शन फील कर रहे हैं।
इसलिए इनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पर डिस्टेंस क्योंकि ज़्यादा हो गया है, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया इसलिए ये दूर हो गए हैं और इसलिए ये जो है रिपल्शन भी कम फील कर रहे हैं, इसलिए इनकी एनर्जी कम हो गई है। ठीक, और यही बात, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर दिखाया क्योंकि डिस्टेंस जो है हमारा यहाँ पर, ये वाला डिस्टेंस तो आपको वहाँ पर भी सेम ही देखने को मिलेगा अगर ऑक्टाहेड्रल के केसेस में जाएंगे तो इतना तो डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, डी ऑर्बिटल्स जो हमने ये बना रखे हैं, जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स में यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 0.7 a देखने को हमें मिल रहा है, जबकि वहां पर ऑक्टाहेड्रल के केस में वहां पर बिल्कुल आमने सामने लीगेंड्स और ऑर्बिटल्स थे, तो वहां पर ऐसा कोई डिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर 2/3 जो है हम कह सकते हैं, 0.7 a को हम अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2/3 लिख सकते हैं। तो 2/3 डिस्टेंस पर हो गए हैं ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, क्योंकि ये डिस्टेंस लीगेंड से जो ऑर्बिटल का डिस्टेंस है ये 2/3 इंक्रीज कर गया है, तो दूर हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो स्प्लिटिंग जो हो गई है वो थोड़ी सी कम हो गई है। और स्प्लिटिंग कम हुई है तो इसीलिए वो डेल्टा टी की वैल्यू को हम कम दिखा रहे हैं। तो ये दो 2/3 थी, जो डिस्टेंस जो 2/3 था वो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि ये 2/3 क्यों आया है। और इन दोनों के डिस्टेंस में भी अगर हम सिर्फ टेट्राहेड्रल में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि प्लैनर ऑर्बिटल्स का डिस्टेंस क्योंकि कम है तो रिपल्शन ज़्यादा है, और यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पर जो है रिपल्शन जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, और इसलिए इनकी एनर्जी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो T2G ग्रुप हमारा ऊपर चला जाएगा और EG ग्रुप हमारा नीचे आ जाएगा। और अगर हम ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन करें तो एक्सियल ऑर्बिटल्स जो है यहाँ पर 2/3 डिस्टेंस पर चले गए हैं, तो डिस्टेंस यहाँ पर जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, डिस्टेंस अगर बढ़ गया है तो हमारा जो है रिपल्शन जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, और रिपल्शन कम होगा तो इसलिए एनर्जी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और यही बात हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ कैसे आया। तो दो 2/3 हमने क्यों लिखे हैं, एक लीगेंड की वजह से और एक डिस्टेंस की वजह से। तो ये जो टर्म है बेटा, और ये कभी भी एक्सप्लेन करने को आ सकता है आपको कि क्यों स्मॉलर है, वो मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर